अगर मैं आज भी चुप रही तो कल ये गांव मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी समझ लेगा। गर्म हवा के झोंके ने कच्ची मट्टी की आधी दीवारों से टकराकर सहन में रखे सरसों के तेल के चिराग को लरजाया और आम के दरख्त की घनी शाखों से पके हुए आम धीरे से जमीन पर गिरे, जैसे जमीन खुद भी किसी फैसले की मुंतजिर हो। चक शहराबाद के वो किनारे जहाँ मट्टी की आधी आधी दीवारों के साथ खुले आसमान की छूते दिखाई देते थे, जहाँ से बाहर के सब्ज खेत तपती धूप में भी जिंदगी का रंग दिखाते थे और जहां धूप की तेज रोशनी सहन की मट्टी को सुनहरी चमक देती, वही एक कच्चा घर था जिसके बीचों बीच एक घना आम का दरख्त खड़ा था, जिसकी शाखों पर बेशुमार पके हुए आम झूल रहे थे। गोया वो ऐलान कर रहे हों कि मौसम की शिद्दत भी बरकत को रोक नहीं सकती। इसी सहन में नायाब बीबी अकेली रहती थी। वो कोई आम औरत ना थी, मगर गांव वालों की नजर में वो सिर्फ अकेली थी। शोहर को 5 साल पहले खो चुकी थी, औलाद कभी हुई ना थी, और विरासत में मिला यही कच्चा घर, चंद बकरियां और आम का दरख्त। वो सर पर हल्की कॉटन की चादर लिए सादा पंजाबी सूट पहने चूल्हे के पास बैठी थी, जहाँ लकड़ियां तेज आंच से जल रही थी और ऊपर मिट्टी की हांडी में दाल पक रही थी। हवा में आम की खुशबू और मिट्टी की महक मिली हुई थी। नायाब ने तस्बीह के दाने आहिस्ता से घुमाते हुए खुद कलामी की। या अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मुझे इसका मतलब भी समझा दे। गर्म फिजा में उनके अल्फाज धीरे से तहलील हो गए। गांव के चौधरी हामिद जट एक दिन सहन के बाहर आकर खड़े हो गए। नायब बीबी, जरा बाहर आइन। नायाब दरवाजे तक आई। आधी दीवार के ऊपर से खेतों की सब्जी वाजिया नजर आ रही थी। दूर किसान पानी लगा रहे थे। उसने कहा, जी चौधरी साहब। हामिद ने गला साफ किया। ये जो तुम्हारे घर के पीछे वाली जमीन है ना, इसका कागजी हिसाब ठीक नहीं, वो हमारे खते में आती है। नायाब ने खामोशी से उनकी आंखों में देखा। ये जमीन मेरे शौहर के नाम थी, आपको अचानक कैसे याद आ गई? चौधरी ने तंजिया मुस्कुराहट से कहा, अकेली औरत के पास जमीन रहे तो लोग सवाल करते हैं। इसी शाम कुएं के पास औरतें जमा थीं। हाथों में मटके, पसीने की बूंदें माथे पर चमक रही थीं। रशीदा ने आहिस्ता से कहा, बेचारी नायाब अकेली औरत क्या करेगी चौधरी के आगे? वो खामोश रहती है मगर आंखों में आग है। नायाब करीब से गुजरी तो रशीदा ने पूछ लिया। तुम क्या करने वाली हो? नायाब ने सुकून से जवाब दिया, जमीन अगर हक है तो मैं मांगूंगी नहीं, संभालूंगी। रशीदा चौंक गई। रमजान आने वाला है, शायद इसी महीने में कोई रास्ता खुले। गर्मी की तपश के बावजूद जब चांद नजर आया तो गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। नायाब ने अपने सहन में आम के दरख्त के नीचे छोटा सा दस्तरखान बिछाया। मट्टी की आधी दीवारों से बाहर खेतों की सब्जी वाजिया थी और दूर नहर का पानी चमक रहा था। इफ्तार में सिर्फ खजूरें, एक प्याला दाल और 2 रोटियां थी। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की। या रब, मुझे झुकने से बचा ले। गर्म हवा उनकी चादर को हल्का सा हिला रही थी, मगर आंखों में मजबूती थी। चंद दिन बाद एक बूढ़ा शख्स सहन में आया। मैं तुम्हारे शोहर का दोस्त था, नाम है अब्दुल गफूर। उसने एक पुराना लिफाफा निकाला। ये कागजात मुझे उसने दिए थे, कहा था अगर कभी जमीन पर बात आए तो नयाब को दे देना। नायाब के हाथ काम गए। उन्होंने लिफाफा खोला। अंदर जमीन की असल मलकियत की दस्तावेज थी, मोहर और दस्तखत के साथ। नायाब की आंखों में आंसू आ गए। तो वो मुझे अकेला छोड़कर भी मेरा साथ दे गया। अब्दुल गफूर तुम ने कहा, अकेली नहीं हो बेटी, बस याद रखना। रमजान की 27वीं रात गर्म हवा के बावजूद फिजा में रूहानियत खुली हुई थी। नायाब बीबी ने हल्की सब्ज चादर ओढ़ी, हाथ में कागज लिए और चौधरी के दरवाजे पर जा पहुंची। हामिद ने पूछा। मेरे हक की आवाज। हामिद ने पढ़ा। चेहरे का रंग बदल गया। गांव के लोग जमा हो गए। जमीन मेरा हक है और हक के लिए आवाज उठाना बेअदबी नहीं। देखो वो अकेली खड़ी है। हामिद खामोश हो गया। चंद लम्हों बाद उसने कागजात वापस करते हुए कहा,
जमीन तुम्हारी है। चंद हफ्तों बाद वही जमीन, मगर अब वहाँ सिर्फ फसल नहीं उग रही थी। नायाब ने वहाँ छोटा सा खवातीन दस्तकारी मरकज कायम किया, जहाँ गांव की औरतें गर्मियों के हल्के कपड़े और दस्तकारी का सामान बनाती। नायाब ने जवाब दिया, हौसला अगर सिर्फ अपने लिए हो तो वो जिद है, दूसरों के लिए हो तो नेमत। आम के दरख्त के नीचे अब अक्सर औरतें बैठकर बातें करती, हंसती और काम करती। ईद की सुबह रोशन धूप सेहन में फैल रही थी। आम के दरख्त पर परिंदे चहचहा रहे थे और आधी दीवारों से बाहर खेतों की सब्जी नुमायां थी। उनके चेहरे पर इत्मीनान था, वो अकेली थी मगर तन्हा नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि अकेली औरत कमजोर नहीं होती, वो सिर्फ आजमाई जाती है, और रमजान इसे इसकी असल ताकत याद दिलाता है।